नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सांस्कृतिक समारोह पर संग्राम इस बात को लेकर कि दिल्ली में यमुना किनारे होने वाले इस विश्व सांस्कृतिक समारोह पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने केंद्र और दिल्ली सरकार से कुछ गंभीर सवाल पूछे। इस मामले पर सुनवाई अभी भी जारी है। इस बीच श्री रविशंकर सामने आए। उन्होंने कहा है कि कार्यक्रम के आयोजन में पर्यावरण का पूरा ख्याल रखा जाएगा। समारोह की तैयारियों के लिए एक भी पेड़ नहीं काटा गया है। सवाल रक्षा मंत्रालय पर भी उठ रहे हैं कि निजी समारोह के लिए सेना ने पुल बनाने का काम आखिर कैसे किया, जिस पर रक्षा मंत्री ने साफ कर दिया है कि लाखों लोगों की भीड़ जुटने के मद्देनजर एक पुल बनाया जा रहा है। दो तस्वीरें हैं दरअसल, उन तस्वीरों को समझिए। एक तरफ श्री रविशंकर कह रहे हैं कि विश्व का सबसे बड़ा मंच है, 7 एकड़ जमीन पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हम शामिल होंगे। दूसरी तरफ यमुना को एक ऐसे नुकसान का सवाल है जिसकी भरपाई शायद लंबे वक्त तक नहीं हो सके। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। शीशी के आयोजन पर तलवार इस तरह से है। राष्ट्रपति ने कह दिया है वो नहीं जाएंगे। कार्यक्रम पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की जो कमिटी है उसका रुख सख्त है। उसने जो रिपोर्ट बनाई है वो रिपोर्ट हमारे पास है। रिपोर्ट कहती है कि कई जगहों पर कानून की अनदेखी की गई है। इधर पॉन्टून ब्रिज बनाने पर विवाद है कि आखिर सेना ने ये क्यों बनाया। आइए जो 5 सवाल हमारे साथ आज इस चर्चा में शामिल होंगे उसका रुख करते हैं। यमुना किनारे शीशी के समारोह में क्या नियमों को तोड़ा गया, क्योंकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट ऐसा ही कहती है। सांस्कृतिक महोत्सव के नाम पर क्या पर्यावरण से बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। इसी के साथ अगर जानकारी आप लें तो यमुना लगभग 1376 किलोमीटर पूरे यमुनोत्री से इलाहाबाद के सफर में 22 किलोमीटर दिल्ली से गुजरती है और उसका क्या हाल होता है। 3 दिन के समारोह में जो अलग अलग जगहों से लोग आ रहे हैं, किस तरह से आयोजन होगा, उनके कार्यक्रम पर सरकार ने क्या मेहरबानी दिखाई है, क्योंकि सेना ने बाकायदा पुल बनाने में मदद की है। भारत को पहचान दिलाने वाले समारोह पर क्या सियासत की जा रही है। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो हर पहलू से हैं और उन सब का हम रुख करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कौन इस पर क्या कह रहा है और किस तरह से अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया आ रही है हमें इस पूरे मुद्दे पर। किन्हीं वजहों से जो हम आपको सुनाना चाहते थे वो प्रतिक्रिया नहीं आई है। कई खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल हो रहे हैं। उनका परिचय सबसे पहले आपके सामने हम रख देना चाहते हैं ताकि आप समझ लें कि कौन कौन किस तरह का पक्ष इस पूरी बहस में रखेगा। हमारे साथ आनंद आर्या साहब जो कि एनवायरमेंटलिस्ट हैं, स्टूडियो में मौजूद है। हरिशंकर गुप्ता जी जो कि नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। विजय शंकर तिवारी जी कुछ ही देर में हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ जाएंगे, जो दरअसल VHP के प्रवक्ता हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड शंकर प्रसाद जी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि सवाल ये पूछा जाना चाहिए। आ गए हैं हमारे साथ तिवारी जी, आइए बैठ जाइए आप। कुछ ही देर में हमारे साथ जो हमने कहा था तिवारी जी आ गए हैं, और शंकर प्रसाद जी, क्योंकि सेना ने जो पुल बनाने में योगदान दिया है इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या एक निजी काम में सेना का इस तरह से फावड़े उठाना सही है, सही माना जाए। इस पर वो अपनी प्रतिक्रिया देंगे। और सरस्वती नाथ जो कि एडवोकेट हैं आर्ट ऑफ लिविंग के, वो भी हमारे साथ इस पूरी बहस में जुड़ेंगी। लेकिन सबसे पहले मैं बहस की शुरुआत करते हुए आपके पास आना चाहती हूँ विजय शंकर तिवारी जी, क्योंकि आप VHP के प्रवक्ता हैं और जैसा सरकार की तरफ से कहा जा रहा है आप लोगों की तरफ से समर्थन है इस पूरे आयोजन को। मेरा सवाल आपसे ये है कि यमुना तट पर एक तरफ तो अक्षरधाम हो, मेट्रो का ऑफिस हो, अलग अलग जगहों पर पूरी तरह से खिलवाड़ हुआ है फ्लड बेड के साथ। दूसरी तरफ भी अगर इस तरह से नियमों की अनदेखी हो रही है, NGT की कमेटी की रिपोर्ट साफ कहती है, जो कि मेरे हाथ में है, कहती है कि नियमों की अनदेखी हुई है, तो यमुना की कीमत चुकाकर इस आयोजन को करना इतना जरूरी है? आपको लगता है कि इस प्रकार का कार्यक्रम दिल्ली में पहली बार हो रहा है? यानी एक जगह यहाँ पे यमुना जी के किनारे कितनी बार नहीं, मैं बता रहा हूँ बिल्कुल ठीक है। यमुना जी के किनारे मैदान है जहाँ पर खेत हैं, हाँ। जहाँ पर कृषि हो रही है, हाँ। जहाँ पर इस प्रकार के कार्यक्रम नहीं हुए हैं, हाँ। लेकिन उसकी पहले सारी योजना बना करके इस कार्यक्रम की प्रस्तावना रखी गई थी, और जब रखी गई थी तो उसके बाद उसका कोई विरोध उस समय नहीं आया है। यही श्री रविशंकर जी हैं। मैं 5-6 साल से देख रहा हूँ इनके कार्यकर्ता दिल्ली से घर से निकाल करके यमुना किनारे जाते हैं और वहाँ जाकर इससे प्रदूषण मुक्त करते हैं, और 6 महीने से ये तैयारियाँ चल रही हैं। हाँ, हाँ। और अभी 10 दिन पहले जब कुल मिलाकर सारी लगभग उनकी तैयारियां समाप्त हो गई हैं, लगभग पूरी होने वाली हैं, हाँ। इसके बाद विरोध करना, हाँ। ये कहाँ तक उचित है? एक बात तो ये है, आप लोग अनुचित काम कर रहे हैं आर्या साहब, तिवारी जी का कहना। देखिए सवाल ये है, हाँ। अभी तिवारी जी ने तो कह दिया, देखिए कितने कानून का उल्लंघन होगा इसका कार्यक्रम को लेके। आखिर कानून भी तो कोई चीज है,
किसके भरोसे से ये प्रोग्राम कर रहे हैं रवि शिशिर? हमारा देखिए पार्टी की तरफ से हमारा मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि हम किसी किस्म से भी इसका विरोध नहीं करना चाहते। वो हमारे सम्मानित है, सब कुछ है, लेकिन दिल्ली में यही तो जगह बची हुई है रहने के लिए, तो दिल्ली को श्वास लेने के लिए एक वायु प्रदान करती है, यही एक जगह बची हुई। क्या आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ डाइंग का काम करेगी दिल्ली के अंदर? एनजीटी ने कह दिया, सेना को लगा दिया। किस बड़ी हस्ती के भरोसे से यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, उनको सामने आना चाहिए। बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जब कार्यक्रम में लोग आएंगे, पहले देखो उसकी बहुत मोटी मोटी चीज समझने की आवश्यकता है। हाँ। जो लोग आएंगे वो क्या वहीं रहेंगे? क्या दिल्ली भर के जो होटल्स हैं उनमें वो रहेंगे जहाँ पर जिनकी कैपेसिटी है उतनी कैपेसिटी में लोग रहेंगे वहाँ पर। अरे साहब, उनको तो सब अच्छाई दिख रही है। देखिए, हाँ। पहली बात तो मैं ये बिल्कुल साफ कर दूं कि मेरा किसी तरह का आर्ट ऑफ लिविंग से कोई विरोध पर्सनल नहीं है, ठीक है, ना मिस्टर शंकर से किसी तरह का विरोध है। जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, वो है कि ये जो काम हो रहा है, ये कि इस समय 3 चीज़ें इसमें वायलेट हो रही हैं। देखिए, सबसे पहले तो यमुना रिवर का जो अपना अस्तित्व है उसको सत्यानाश किया जा रहा है, जबकि डीडीए की और दिल्ली गवर्नमेंट की और सेंट्रल गवर्नमेंट तीनों की एक हाँ, मैं गया हूँ। मैं एक्चुअली आज से नहीं जा रहा हूँ। हाँ। मैं एक पक्षी प्रेमी हूँ। ठीक है, मैं मेरा कुछ सवाल है, क्योंकि मैं भी वहां पर गई हूँ और हम लोगों ने जायजा लिया है। जो स्वम्पी एरियाज हैं, जहां पर वाटर बॉडीज है, उनको उन्होंने घेर कर कई जगहों पर छोड़ दिया। नहीं, कई जगहों पर मिट्टी भी डाली है और उसको समतल कर दिया है, जो कि बहुत इरिपेरेबल डैमेज, यानी कभी ना भरपाई जिसकी हो जाए, ऐसा भी नुकसान। नहीं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यमुना का जो फ्लड प्लेन है ना, उनका कहना है सब कुछ टेम्पररी है। नहीं, ये देखिए, हमारे दर्शक भी सही अच्छा ठीक है, आप मुझे ये बताइए। अच्छा देखिए, टेम्पररी की एक अपनी परिभाषा है। अब टेम्पररी काम जो है वो आज जो हमने सुना है वहाँ बैठ के एनजीटी में 1 महीने से सुन रहे हैं आप कि 4 महीने से ये तैयारियां चल रही हैं। अब ऐसा कौन सा टेम्परेरी काम है जिसके लिए आपको 4 महीने लगते हैं? नंबर 1। नंबर 2, चलिए जो भी काम है, मेरा जो इसके ऊपर जो मैं इसका विरोध कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि ये यमुना के फ्लड प्लेन में हो रहा है। अब यमुना को बचाने के लिए 20 साल से हजारों करोड़ बात आप कर रहे हैं, ना मेरे को देखिए, हजारों करोड़ रुपए जो आप बात कर रहे हैं, वो आपने मंच देखा है? मंच देखा है? मैंने मंच देखा है, मैं वहां जा चुका हूं। मेरे पास सीढ़ी 6 फीट पे है, 22 सीढ़ियां हैं 7 एकड़ जमीन पर। देखिए, अब जो आखिरी सीढ़ी है, मैं अभी आपको यही समझाता हूं कि ये कैसे डैमेज करेगा, कैसे डैमेज करेगा। 1 2 3 नंबर 1, इस समय एनजीटी का ऑर्डर 2015 का है, जिसके अंदर जहां पे उन्होंने कह रखा है कि 25 मीटर, वो 25 साल का जो फ्लड प्लेन का लेवल होता है, वो उसके अंदर किसी तरह की कोई एक्टिविटी नहीं होगी। ये एनजीटी कहाँ था सर जब अक्षरधाम मंदिर बनाया गया? एनजीटी कहाँ था जब मेट्रो का ऑफिस बनाया गया? एनजीटी उस समय एनजीटी नहीं था। यही तो। और एक बात बताइए कि अगर मैंने कल कोई गलती करी है तो जरूरी है कि मैं आज भी करूं? जवाब दीजिए इसका तिवारी साहब। शंकर जी, मैं अक्षरधाम बना, उसकी अगर आप असली कहानी ढूंढेंगे, सुप्रीम कोर्ट का फाइनली अप्रूवल मिला, उसके अंदर उन्होंने यूपी इरिगेशन का एक एफिडेविट है जिसके बेसिस पे उसका अप्रूवल मिला, और उसके अंदर वो गलत है कि उन्होंने कहा ये फ्लड प्लेन है ही नहीं, इसके बेसिस पे अक्षरधाम बन गया। उसी को बहाना बना के आपने कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज बना लिया, मेट्रो का ऑफिस बना लिया, जो भी है बना। मैं वही तो बता रहा हूँ, वो सब परमानेंट स्ट्रक्चर्स हैं। इनका दावा है कि मेरा टेम्पररी है। सुनिए, एनजीटी ने क्या किया 2015 सुनिए 1 मिनट सर, मेरे को पॉइंट बनाने दीजिए कि 2015 में एनजीटी ने ये बड़ा क्लियर कर दिया कि इस एरिया के अंदर यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं होगी, और जो भी कुछ होगा, और उसके अंदर उन्होंने ये भी कहा सुनिए, उन्होंने ये भी कहा कि जितने परमानेंट स्ट्रक्चर हैं उनको भी रिव्यू किया जाएगा, और उसमें से जो वहां से हटाए जा सकते हैं वो हटाए जाएंगे। उसके ऊपर काम चल रहा है। अब आपने ये दे दिया, अब जैसे आप स्टेज का कह रही हैं, अब आपको पता है कि इससे हम ये फ्लड प्लेन का सबसे बड़ा हमको जो सहायता मिलती है इससे, वो क्या होती है?
वो है ग्राउंड वाटर रिचार्ज, जो आप पानी जमीन में से निकालते जो कि दिल्ली में आने वाले वक्त में सबसे बड़ी दिक्कत होने वाली है। सबसे बड़ी दिक्कत होने वाली है। दिल्ली की सरकार हिल गई पीने के पानी के लिए। जब हरियाणा के अंदर एजिटेशन हुआ तो दिल्ली की सरकार हिल गई। ठीक है, और वो क्यों हिली? लेकिन सर ये भी तो आप बताओ ना कि आज तक सुनवाई चल रही है, कल भी सुनवाई चलेगी, परसों से आयोजन है। सवाल जिस तरह से उलझा हुआ है पूरा मामला। एक सेकंड मुझे प्लीज सर, एक सेकंड मुझे शंकर प्रसाद जी के पास जाने दीजिए। सर चूंकि आपसे सवाल थोड़ा सा हट के होगा, सवाल यह है कि जब मैं बीते दिन भी वहां पर गई, आज भी गई, सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं, सेना वहां पर मौजूद है, दिल्ली पुलिस पूरी तरह से झोंकी गई है, सेना के लोग फावड़े उठाकर और पॉन्टून ब्रिज बना रहे हैं। क्या ये होना चाहिए? क्या किसी धर्म गुरु के लिए सेना वहां पर उनके आयोजन के लिए ब्रिज बनाए, ये कहीं से भी एथिकल और जस्टिफाइड है? जी नहीं, ये बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। देखिए, जितना भी इक्विपमेंट आर्मी के पास होता है, जिस तरह से ये पॉन्टून ब्रिज है, ये सब ऑपरेशनल इक्विपमेंट होता है। ये आर्मी को इस वजह से दिया जाता है कि अगर कभी देश के ऊपर आपत्ति आ जाए, कोई लड़ाई की सिचुएशन हो जाए, उस समय इन किस्म के इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी फौज को। और इस इक्विपमेंट को हमें बहुत अच्छी तरीके से सेहत के रखना चाहिए, जिससे कि ये खराब ना हो, इसकी लाइफ कम ना हो। तो ये एक ऑपरेशनल इक्विपमेंट है। मैं समझता हूं कि इसको इस किस्म के प्राइवेट फंक्शन में डिप्लॉय करना उचित नहीं है। मैं ये भी समझता हूं कि ये एक बिल्कुल प्राइवेट फंक्शन है, एक आर्ट ऑफ लिविंग का फंक्शन है, इसका सरकार के संग कोई ताल्लुक नहीं है। अगर ये ब्रिज बनाना ही था और ज़रूरी था, तो कितनी सिविल एजेंसीज हैं जो ये ब्रिज को बना सकती हैं। मैं समझता हूं किसी कॉन्ट्रैक्टर को लेके इन्होंने करोड़ों रुपया इस प्रोग्राम में खर्च किया है। ये प्रोग्राम में खर्च करने के बजाय कुछ और पैसा लगा देते, कोई कॉन्ट्रैक्टर इनको टेम्परेरी ब्रिज बना के दे देता। लेकिन इन्होंने ये लास्ट मिनट पे सोचा है और इस समय आर्मी को रिक्वेजिशन किया है। प्रसाद जी, आपको पता है, मैं आपकी तमाम बातें सुनने के बाद जो बात इस वक्त सबसे सशक्त तरीके से पहुंचाना चाहती हूँ अपने दर्शकों के पास, कि आपके या किसी और के लिए या किसी तीसरे व्यक्ति के लिए नहीं बन रहा है। ये समझना पड़ेगा कि सेना का इन्वॉल्वमेंट एक धर्मगुरु के साथ, एक धर्मगुरु के अपने, उसकी अपनी सीख, अपना प्रचार हो सकता है, उनकी अपनी अध्यात्म की एक दुनिया हो सकती है, लेकिन सेना का इस तरह से आपके हमारे लिए नहीं होगा। ये एक धर्म गुरु के लिए ही हो पाएगा जो इतने बड़े पैमाने पर लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। ये बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है। अगर हम उस सवाल तक पहुंच भी सके प्रसाद साहब, देखिए ये बहुत गंभीर सवाल। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। ये जरा मुझे करने दीजिए बात पूरी, प्लीज। मैं देखिए मुझसे सवाल पूछा गया, मुझे बताने दीजिए जरा। देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। ये विश्व के गुरु हैं, इनकी सब रिस्पेक्ट करते हैं, पूरी आर्मी भी इनकी रिस्पेक्ट करती है, इसमें कोई आशंका, कोई डाउट नहीं है। सवाल ये उठता है कि क्या ये आर्मी का लेजिटिमेट टास्क है? ऑपरेशनल इक्विपमेंट को आप डिप्लॉय कर रहे हैं, क्या ये कार्य कोई सिविल एजेंसी नहीं कर सकती थी क्या? और ये मैं समझता हूं, आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण भी दे दूं। आज से तकरीबन 40 साल पहले मुझे क्लियरली याद है, उस समय हमारे रक्षा मंत्री बंसी लाल जी थे और उन्होंने भारत सेना से कहा कि किसी रैली के लिए आप अपने वाटर टैंकर भेज दीजिए। उस समय इस रिक्वेस्ट को मना कर दिया था सरकार की तरफ से कि किसी रैली में सेना के वाटर टैंकर नहीं जा सकते, ये वाटर टैंकर्स हमारा ऑपरेशनल इक्विपमेंट है। आपको ये समझना चाहिए कि भारत सेना के पास एक पिन भी है तो उसकी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट होती है, इस मारे वो पिन सेना को दी जाती है। उसका दुरुपयोग करना गलत है। और मैं समझता हूं कि जैसे अभी आप कहेंगे थोड़ी देर बाद कि कॉमनवेल्थ ब्रिज में तो आपने ब्रिज बनाया था, उस समय जो ब्रिज बना था वो गिर गया था 4-6 दिन पहले, और वो सरकारी एक्टिविटी थी। दैट वाज द गेम्स कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, देयरफॉर द आर्मी वाज रिक्विजिशनड बिल्कुल। और 35 लाख लोग आएंगे, दिन से ये प्रोग्राम चल रहा है, क्या कोई संस्था इस ब्रिज को नहीं बना सकती? बिल्कुल जरूरी है कि आर्मी का ऑपरेशनल इक्विपमेंट वहां जाना जाए। प्रसाद साहब, सबसे अफसोसनाक तो ये है कि जब हमने सत्ताधारी पार्टी से, बीजेपी से कहा कि वो इस बहस में शामिल हो, तो उनकी तरफ से कोई इस बहस में तैयार नहीं हो रहा है शामिल होने के लिए। हालांकि डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि इस तरह से वो आयोजन में मदद कर सकते हैं। कई जगहों पे उन्होंने पहले किया है, उसके लिए बाकायदा कीमत ली जाती है। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल यही है कि जिस तरह से ये आयोजन हो रहा है, आज भी सुनवाई जारी रही, कल भी सुनवाई होगी, परसों से ये आयोजन होना है, जिस पैमाने पर वहां की तैयारी है, एक बार जरा वो तस्वीरें दिखाकर हम ब्रेक पर जाते हैं। आप तीनों की प्रतिक्रिया उसके बाद लेंगे। जरा तस्वीरें हम दिखाते हैं आपको, किस तरह का वहां पर मंच सजाया गया है। पूरे इलाके को ये देखिए,
किस तरह से ये 1000 एकड़ के आसपास में अनऑफिशियली डीडीए के भी कई अधिकारी बता रहे हैं कि बहुत कम 60 से 80 हेक्टेयर के लिए ही इजाजत दी गई थी, लेकिन 1000 एकड़ में ये पॉन्टून ब्रिज बाकायदा इसके लिए बनाया जा रहा है, सेना लगाई गई है ये ब्रिज बनाने में। ये विषय इतना गर्म हो चुका है कि ब्रेक में भी यहाँ पर बहस चल रही थी, लेकिन आइए आपको सुना देते हैं श्री रविशंकर ने इस पर क्या कहा है। नहीं, आज आपने स्टेटमेंट पढ़ा, आज कोर्ट में बताया है हमने एक भी कानून का उल्लंघन नहीं किया है, डीडीए ने बताया है। सर, दिल्ली गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि मतलब पुलिस से और फायर डिपार्टमेंट से किसी तरह परमिशन नहीं, वो परमिशन अभी मिलेगा जब पूरा स्टेज पूरा बन जाएगा, उसके बाद ही उसका परमिशन। ना हम तो जाएंगे ये बात जगह देखने। स्पेस को लेकर भी सवाल किए गए हैं यूपी गवर्नमेंट से भी कि पार्किंग स्पेस कैसे। वो ठीक है, मैं अभी आया हूँ, देखता हूँ क्या है। मैं तो इतना कहूँगा, हमने कहा दिल से, दिल्ली वालों से थोड़ी सी जगह दो, मैं वहाँ झाड़ू लगाऊंगा, जादू दिखाऊंगा और जन्नत लेके आऊंगा। लोगों ने कहा ये बड़ा जुल्म है, आपको जुल्माने लगेंगे। हमने कहा हम उनके जनून हैं जिनके आप हो। नोएडा में सोमवार से लापता महिला फैशन डिजाइनर का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। पुलिस और घर वालों को अपहरण का अंदेशा है। नोएडा से दिल्ली जाने के लिए निकली फैशन डिजाइनर की कार पुलिस को नोएडा में ही लावारिस हालत में मिली। Okay guys, we have to